वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां CZMA क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग अपनी जीव विज्ञान की सीरीज में आज देखेंगे भाग नंबर 10वां। अभी तक हमने प्रोटिस्टा जगत तक हमने बात कर ली है। कल हमने बात की थी आपसे कवक सम प्रोटिस्ट के बारे में। प्रोटिस्टा जगत के कुछ लक्षण हैं, इनको आज हम देख लेते हैं। आखिरकार प्रोटिस्टा जगत के लक्षण क्या है, तो यहाँ लिखेंगे प्रोटिस्टा जगत के लक्षण। अब हमसे कुछ लोग ये भी बात पूछ लेते हैं कि बायोलॉजी कहाँ कहाँ आती है, तो रेलवे एनटीपीसी में भी आती है, एसएससी में आती है, ग्रुप डी में आएगी, पुलिस में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेखपाल में भी आती है। यानी कि जितनी भी एग्ज़ाम होती हैं जहाँ पे ये बायोलॉजी पूछी जाती है, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण सीरीज़ है। आप चाहे पीसीएस का पेपर दें, आप चाहे यूपीएससी का पेपर दें, कोई भी पेपर दें, नीट की अगर एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा जो बहुत सहायक होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो किसी प्रकार की डाउट नहीं होनी चाहिए कि कहाँ आता है, क्या कहाँ नहीं आता है। तो आप समझ जाइए कि किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ बायोलॉजी पूछी जाती है उसके लिए बड़ी कारगर सीरीज़ होगी। चलिए जान लेते हैं प्रोटिस्टा जगत के लक्षण क्या क्या हैं। तो पहले नंबर पे हम लोग बात करेंगे कोशिका संरचना की। पहले नंबर पे हम लोग बात करेंगे किसकी? कोशिका संरचना की। हम जानेंगे आखिरकार प्रोटिस्टा जो जगत है, आखिरकार इसकी संरचना कैसी होती है, कोशिका की संरचना कैसी होती है। तो सेल स्ट्रक्चर इसका कुछ इस प्रकार से होता है। इनके ऊपर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका झिल्ली इसके ऊपर पाई जाती है। तथा दूसरी बात क्या होगी, यहाँ लिखे देते हैं सेलुलोज, प्रोटीन एवं सिलिका की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका झिल्ली इसके अंदर पाई जाती है, सेलुलोज, प्रोटीन एवं सिलिका की बनी कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। दूसरे नंबर पर जान लेते हैं इनका प्रजनन कैसा होता है। प्रजनन के बारे में चर्चा कर लेते हैं प्रोटिस्टा जगत में। तो इसमें लैंगिक और लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। प्रजनन की अगर बात करें तो दोनों प्रकार का यहाँ होता है। तीसरे नंबर पर जान लेते हैं पोषण के बारे में। पोषण ये सुपोषी एवं विषमपोषी दोनों प्रकार के होते हैं, यानी कि सुपोषी भी होंगे और इसके साथ साथ ये विषमपोषी भी होते हैं। चौथे नंबर पे हम लोग जान लेते हैं इनके बारे में, महत्वपूर्ण है कोशिकांग, यानी कि इसके कोशिका का अंग कैसा होगा, सेल का ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कैसा होगा। कोशिकांग के बारे में जान लेते हैं। इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग और राइबोसोम की अगर बात करें तो 80S प्रकार के होते हैं। कई प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम होता है, 80S होता है। तो इसमें 80S राइबोसोम होता है, पाया जाता है। अच्छा, आगे बात करेंगे चलनशील अंग कौन कौन से होते हैं इसके अंदर चलने के लिए। चलनशील अंग तो कल हमने बात की थी इसके बारे में। इसमें क्या होता है? पक्षमाभ होता है तथा कशाभिका होता है, कशाभिका भी पाई जाती है। बात कर लेते हैं हरित लवक की 5वें नंबर पर। हरित लवक है तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में प्रकाश संश्लेषण वाली बात आई होगी। तो यहाँ समझते हैं प्रकाश संश्लेषी जीवों में आंतरिक अब आंतरिक क्या? थाइलेकोइड के साथ साथ में हरित लवक होता है।
के साथ साथ में क्या होता है, हरित लवक होता है। इसके उदाहरण की अगर हम बात कर लें तो उदाहरण हम लोग नीचे देख लेते हैं। डायनो फ्लैजिलेट्स इसका बढ़िया उदाहरण है। अब प्रोटिस्टा जगत के बाद में हम लोग चर्चा करेंगे कवक जगत की। कवक के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार किंगडम कवक की कैसी है, तो एक एक करके जान लेते हैं। तो कवक जो है, जो कवक हमारा है, ये यू कैरियोटिक होता है, यू कैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक में क्या क्या, तो ये कवक जो है हमारा एक कोश की और बहुकोश की दोनों हो सकता है, यानी कि यूनिसेलुलर, सेलुलर, और इसके बाद में मल्टी सेलुलर, दोनों प्रकार का हो सकता है। मल्टी सेलुलर इसका मतलब हो गया एक कोश की, और मल्टी का मतलब हो गया क्या, बहुकोश की। तो कवक के बारे में जाना, यूकैरियोटिक जीव हैं। अब ये एक कोश की और बहुकोश की भी होते हैं। अब इसके फंक्शन के बारे में जान लेते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, कौन नहीं पाई जाती हैं। तो कवकों के अंदर संवहनी ऊतक जो संवहन कर सकें, संवहनी ऊतक और हरित लवक दोनों ही नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कवक की दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं, पहली बात हो चुकी, दूसरी बात कर लेते हैं। कवकों की जो कोशिकाएं होती हैं, कवकों की कोशिकाएं जो होती हैं, ये कोशिकाएं काइटिन एवं सेल्यूलोज की बनी होती हैं, काइटिन और सेल्यूलोज की बनी होती हैं। इस संघ में, इस जगत की अगर बात कर लें तो इस जगत के अंदर ईस्ट भी सम्मिलित किए जाते हैं। इस जगत में ईस्ट, और दूसरी अगर बात करें मोल्ड्स, ईस्ट हो या मोल्ड्स हो, मोल्ड्स में अगर उदाहरण अगर बात कर लें तो मशरूम हो जाता है एक बढ़िया सा इसका उदाहरण, मशरूम। इनको सम्मिलित किया जाता है कवक जगत के अंदर। अब इसके बाद में इसकी और हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक कोश की कवकों का शरीर जान लेते हैं, आखिरकार एक कोश की कवकों का शरीर होता कैसा है। तो एक कोश की कवक का जो शरीर होता है, इसके अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी जड़ नहीं होगी, ना तो इसके अंदर तना होगा और ना ही इनमें पत्तियों का विभाजन होगा, यानी कि जड़ भी नहीं, तना भी नहीं और पत्तियों का विभाजन, ये तीनों बातें नहीं होती हैं। फिर क्या कहा जाता है इनके शरीर को, तो इनके शरीर को हम लोग कहते हैं थैलस। क्या कहते हैं, थैलस। इनमें न तो जड़ होगा, न तना होगा, न पत्तियां होंगी, तो फिर इनका जो रूप होता है किस प्रकार का होता है, तो इसका नाम क्या हो गया, थैलस हम लोग इसको कहते हैं। अब एक कोशिकी की बात कर ली, एक कोशिकी कवक में ये सब होता है। अब हम लोग जान लेते हैं बहुकोशिकी कवक में क्या होता है। बहुकोशिकी कवकों का जो संपूर्ण शरीर है, जो शरीर होता है इनका, वो धागे के समान संरचनाओं से बना होता है। अब इन संरचनाओं को हम लोग हाइफे के नाम से जानते हैं। देखिए एक बार फिर से हम पूरी बात को दोबारा रिपीट करते हैं, हो सकता है इसमें परेशानी आ जाती है, इसीलिए आज हम बिल्कुल धीमे धीमे आहिस्ते आहिस्ते चल रहे हैं। कवक जगत को हमने पढ़ना स्टार्ट किया। कवक यूकैरियोटिक जीव होते हैं, इसके अंदर एक कोश की और बहुकोश की पाए जाते हैं। अब कवक के हमने फंक्शन जाने, मतलब ये कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और कौन कौन नहीं होती हैं, उनके बारे में जान लिया। संवहनी ऊतक और हरित लवक कवक के अंदर नहीं पाए जाते हैं। दूसरी तरफ ये जाना कि कोशिकाओं की अगर बात करें, कवकों की कोशिकाओं की, इनके अंदर काइटिन एवं सेल्यूलोज पाया जाता है।
इसके बाद में हमने जाना था कि एक कोशिकी कवक की अगर बात करें तो इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें फिर नहीं आएंगी, न जड़ होगा, न तना होगा, न पत्तियां होंगी। फिर इन संरचनाओं को क्या कहा जाएगा, तो इनको कहा जाएगा थैलस कहा जाएगा। इसी प्रकार से बहुकोशिकीय कवकों की अगर बात कर लें तो इनका जो शरीर होता है धागे के समान इनमें संरचनाएं पाई जाती हैं। इन संरचनाओं को हाइफे के नाम से हम लोग जानते हैं। अब कवक कहाँ कहाँ आपको मिल सकता है उसके बारे में जान लेते हैं। अगला पॉइंट है कि कवक का स्थान कहाँ होगा, तो ये सभी स्थानों पर मिल सकते हैं जहाँ कार्बनिक पदार्थ हो। जहाँ कार्बनिक पदार्थ है, जहाँ कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति है, जहाँ कार्बनिक पदार्थ प्रेजेंट है, वहाँ ये उन सभी स्थानों पर उपस्थित होंगे। उन सभी स्थानों पर इनको देखा जा सकता है। कार्बनिक पदार्थ जहाँ जहाँ है, ये पृथ्वी पर्यावरण में पाए जाते हैं। पृथ्वी के प्रत्येक पर्यावरण में इनकी उपस्थिति होती है। कवक जो होते हैं जीवाणुओं के समान, कवक जो हैं जीवाणुओं के समान क्या करते हैं, अधिकांश स्थल हो, अधिकतर स्थलों की बात करें स्थलीय और कुछ जलीय, स्थलीय और कुछ जलीय पारिस्थितिकी जो तंत्र हैं, पारिस्थितिकी जो तंत्र हैं उसमें अपघटक डिकम्पोजर की भूमिका ये लोग निभाते हैं। कवक की अगर बात कर लें तो अब हम लोग जानेंगे कवकों में आखिरकार पोषण कैसे होता है, न्यूट्रिशन ये अपना कैसे करते हैं। तो कवकों के न्यूट्रिशन के बारे में जान लेते हैं, पोषण के बारे में जान लेते हैं। तो कवकों का पोषण जो होता है आप सब जानते हैं, इनमें हरित लवक होता नहीं है। जब हरित लवक नहीं होगा तो सुपोषित तो नहीं होंगे। जब हरित लवक नहीं है तो इसका मतलब ये सुपोषित तो नहीं होंगे। ये अपना पोषण करने के लिए यानी कि अपना भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होंगे। दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। अब दूसरे पर निर्भर होंगे तो इनका नाम क्या होगा, तो इनका नाम होगा विषम पोषी। अब विषम पोषी इनका नाम हो गया। अब करते हैं ये क्या है, तो मृत तथा जीवित कार्बनिक पदार्थ से, कहाँ से, मृत अथवा जीवित कार्बनिक पदार्थ, जीवित कार्बनिक पदार्थ। अब कार्बनिक पदार्थ से क्या करेंगे, तो कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, यानी कि पोषण प्राप्त यहाँ से ये लोग कर लेते हैं। इतनी बात हमने समझ ली। अब पोषण के आधार पर भी इनको 3 वर्गों में बांटा जाता है। अब एक एक करके हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं कि पोषण के आधार पर आखिरकार इसको 3 वर्गों में कैसे कैसे बांटा गया है। पोषण के आधार पर कवकों के बारे में जान लेते हैं। पोषण के आधार पर कवकों का जो प्रकार है उनको जान लेते हैं एक एक करके। तो पहला हम लिखते हैं सहजीवी कवक। दूसरे नंबर पे हम लोग चर्चा करेंगे परजीवी कवक की, परजीवी कवक। सहजीवी की इंग्लिश भी आप अगर लिखते जाएंगे समझते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। सिम्बायोटिक इसको बोला जाता है। बातें बहुत सारी समझ में आ जाती हैं। सिम्बायोटिक फंगी। और इसके बाद में आप जानते हैं परजीवी का मतलब क्या होता है, पैरासाइट होता है, पैरासाइटिक फंगी। और तीसरे नंबर पे हम लोग बातचीत करेंगे मृतोपजीवी कवक। आप हिंदी अगर समझते हैं तो आप बहुत आसानी से इनको समझ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब होगा सेप्रोफाइटिक। अब पहले नंबर पे हम लोग बात करेंगे सहजीवी कवक आखिरकार क्या होते हैं और किस प्रकार से ये अपना भोजन बनाते हैं। तो पहले नंबर पे हमने लिख लिया यहाँ पे सहजीवी कवक। सहजीवी जो कवक हैं ये वनस्पति के साथ उगते हैं, वनस्पति के साथ उग जाते हैं। अब इसके बाद एक दूसरे को विभिन्न प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं। अब ये क्या सहजीविता है ना, यानी कि साथ साथ में ये लोग काम करेंगे, दोनों लोग फंक्शन करेंगे,
सहजीवन है, साथ साथ में सिम्बायोटिक है। इसका सिम्बायोटिक का मतलब ये होता है कि दोनों को एफर्ट अपना करना पड़ेगा, दोनों अपना कार्य करेंगे, कोई एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता, मतलब एक दूसरे के साथ साथ में काम करेंगे, इसका मतलब ये हुआ। तो एक दूसरे को एक प्रकार से लाभ ये पहुंचाते हैं। इसके उदाहरण की अगर बात कर लें तो इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है लाइकेन। कौन है? लाइकेन है। और दूसरे उदाहरण की बात कर लें, इसको कहा जाता है माइकोराइजिया, माइकोराइजा। एक उदाहरण हो गया लाइकेन और दूसरा हो गया माइकोराइजा, ये सहजीवी कवक के उदाहरण है। अब दूसरे नंबर पे हम लोग जान लेते हैं परजीवी कवक के बारे में। परजीवी कवक, अब परजीवी पैरासाइटिक है तो निश्चित रूप से ये अपने पोषण के लिए कहाँ दूसरे पर निर्भर करेंगे। ये पोषण के लिए, ये कवक जो होते हैं पोषण के लिए जंतुओं अथवा पादपों पर निर्भर करते हैं, अथवा पादपों पर निर्भर होते हैं। तो इसका जो उदाहरण होता है, उदाहरण इसका लिखे लेते हैं। इसका नाम है एडोथिया पैरासिटिका। और एक आध हम लोग जान लेते हैं, अगले का नाम है पक्सिनिया ग्रिमनिस। पक्सिनिया ग्रिमनिस है इसका नाम पूरा। पक्सिनिया ग्रिमनिस जो होता है, इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं अथवा में, इसका नाम है कैंडिडा अल्बिकन्स। ये हमने इसलिए लिखा कैंडिडा अल्बिकन्स क्योंकि ये ऐसा कवक होता है जो मानव को हानि पहुंचाता है। किसको हानि पहुंचाएगा? तो मानव को ये नुकसान करेगा, मानव को हानि पहुंचाएगा। अब थर्ड नंबर पे हम लोग बात करते हैं मृतोपजीवी की। मृतोपजीवी की इंग्लिश आपने पहले ही पढ़ रखी है, सेप्रोफाइटिक। अब हम ये यहाँ लिख क्यों रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि सेप्रो का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है सड़ा गला। सड़ा गला सेप्रो का अर्थ होता है। और आप सब जानते हैं कि जो फाइट होता है, फाइट जो होता है PH/T, इसका मतलब होता है क्या? प्लांट या फिर पौधा। इसका मतलब ये हो गया कि जो सेप्रोफाइटिक अथवा अगर हम कह लें मृतोपजीवी, ये इंग्लिश हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कभी कभी हिंदी में भी लिखा हुआ दे देता है यही सेप्रोफाइटिक, इसलिए इसको याद रखना पड़ेगा ध्यान से। जो सेप्रोफाइटिक होते हैं, मृतोपजीवी कवक होते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि जो सड़े गले अथवा कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, सड़े गले अथवा कार्बनिक पदार्थ, इनसे क्या करना? इनसे फूड बनाना, यानी कि भोजन अपना तैयार करना। इस प्रकार के जो कवक होते हैं वो भूजैव रासायनिक चक्रों में भाग लेते हैं, चक्रों में भाग लेंगे। अब इसके उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से। तो पहला हमने लिखा यहाँ पे म्यूकर, दूसरा है राइजोपस, और फिर है मॉर्सेला। ये सभी मृतोपजीवी कवक के उदाहरण हैं। अब कवकों के बारे में जान लेते हैं, आखिरकार कवकों से क्या क्या आर्थिक महत्व होता है। जान लेते हैं कवकों का जो आर्थिक महत्व है उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहले नंबर पे अभी हमने पढ़ा था अपशिष्ट, जो सड़े गले पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थों का क्या करना? अपघटन करना। अपशिष्ट पदार्थों का अपघटन, डिकम्पोजिशन करना। अब होता क्या है, इसके उदाहरण कौन कौन है? तो अभी पढ़े थे, म्यूकर है, राइजोपस है, मॉर्सेला है, बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। दूसरे नंबर पे हम लोग जान लेते हैं भोजन के रूप में इसका भी प्रयोग किया जाता है। तो भोजन के रूप में कौन कौन होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मॉर्सेला होता है, अगेरिकस होता है, अब इसको मशरूम भी हम लोग कह देते हैं, अगेरिकस को क्या मशरूम भी कह देते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, ये भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब तीसरे नंबर पे हम लोग जान लेते हैं उद्योग में कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, कौन कौन से हैं जो उद्योग में लाए जाते हैं, इंडस्ट्री में लाए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं। तो पहला हम लोग लिख लेते हैं
एस्परजिलस, और इसके बाद में लिख लेते हैं पेनिसिलियम। पेनिसिलियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पनीर उद्योग में। कौन से उद्योग में, पनीर उद्योग में इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ईस्ट भी अगर हम कहें, ईस्ट का उपयोग जो होता है, हमने अभी तक जाना पेनिसिलियम जो है एस्परजिलस है, इसका उपयोग कहाँ, पनीर उद्योग में किया जाता है। अब ईस्ट का उपयोग कहाँ हम लोग करते हैं, तो एल्कोहल उद्योग में। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं एक और कवक को, इसका नाम है सैकेरोमाइसीज। सैकेरोमाइसीज सेरेविसी। इसका जो उपयोग होता है वो होता है बेकरी उद्योग में। बेकरी उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। अब बेकरी उद्योग के बाद में हम लोग बात करेंगे अगले की, साइट्रोमाइबिन की। साइट्रोमाइबिन का उपयोग जो होता है वो साइट्रिक अम्ल बनाने में, यानी खट्टे जो पदार्थ हैं उनको बनाने में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। अब अगले नंबर पे, चौथे नंबर पे हम लोग जान लेते हैं एंजाइम्स का भी इनके द्वारा निर्माण किया जाता है। एंजाइम्स का निर्माण, एंजाइम्स के अगर निर्माण में अगर देखें तो कौन कौन से कवक हिस्सा लेते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं, और क्या से क्या बनेगा, यही तो है इम्पोर्टेंट इसमें। तो देखते हैं, पहले नंबर पे लिख लेते हैं एस्परजिलस ओराइजे। इस कवक से हम लोग निर्माण कर लेते हैं एमाइलेज का। एस्परजिलस ओराइजे से क्या कर लेंगे, एमाइलेज का निर्माण कर लेंगे। इसके अलावा दूसरी प्रोसेस देखते हैं, ईस्ट से हम लोग इनवर्टेज बना लेते हैं। ईस्ट से क्या बनेंगे, इनवर्टेज हम लोग बना लेते हैं। अब इसके बाद में पेनिसिलियम की बात कर लेते हैं। पेनिसिलियम से हम लोग बात करेंगे पैक्टिनेज की। पेनिसिलियम से बना लेते हैं क्या, पैक्टिनेज बना लेते हैं। अब इसके बाद में पांचवें नंबर पे हम लोग बातचीत करेंगे विटामिन्स का संश्लेषण। विटामिन्स का जो संश्लेषण है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्रिसिकस। इसके द्वारा हम लोग विटामिन B12 बनाते हैं। इसके अलावा दूसरे की बात कर लेते हैं ईस्ट से विटामिन डी। ईस्ट से कौन सी विटामिन डी बनाते हैं। और इसके बाद में अगला है गोसिपी से क्या करते हैं, तो विटामिन B2 का निर्माण हम लोग कर देते हैं, इसका संश्लेषण किया जाता है। तो विटामिन्स के बाद में अब हम लोग चलते हैं प्रतिजैविकों के निर्माण पर। यहाँ हम लोग देख लेते हैं प्रतिजैविकों का निर्माण यहाँ पे देख लेते हैं। तो कौन कौन प्रतिजैविक बनते हैं, तो पहला है पेनिसिलिन हो गया। इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन का निर्माण यहाँ से होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इसके बाद में नियोमाइसिन का यहाँ से निर्माण होता है। इसके बाद में आप सब जानते होंगे टेरामाइसिन। आप देख रहे हैं जितने भी माइसिन हैं वो सब यहीं पे मिल रहे हैं।